नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जज हो तो ऐसा। जस्टिस अभय एस ओक रिटायर कर गए। करीब 22 साल तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल करीब 3 साल रहा। किसी भी जज के पास दो ही संपत्ति होती है, पहली ईमानदारी और दूसरी उनका इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की संपत्ति की घोषणा की गई है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि एक जज के रूप में जस्टिस ओक के पास कुल जमा उतना ही है जितना एक सरकारी तनख्वाह से बच सकता था। यह किसी दूसरे जज पर टिप्पणी नहीं है और ना दूसरे से तुलना है, लेकिन जस्टिस ओक के जीवन का हिसाब किताब देखकर ठिठक गया। उनके पास जो भी है, जितना भी है, उसी अनुपात में है जो पिछले 22 साल के दौरान उन्हें वेतन के रूप में मिला होगा। ईमानदारी की बात से शुरुआत इसलिए की क्योंकि 24 मई के ही इंडियन एक्सप्रेस की यह पहली खबर डराने वाली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज पर बेल के मामले में घूस लेने का आरोप लगा है, संदेह आया है। हाईकोर्ट ने उनका तबादला कर दिया है। पहले ही अविश्वास के संकट से गुजर रही न्यायपालिका के लिए ऐसी खबरें चिंता में डालने वाली हैं। लेकिन यह भी कितनी खुशी की बात है कि जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस के डेस्क पर यह खबर लिखी जा रही होगी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस अभय एस ओक अपनी मामूली बचत और अनमोल ईमानदारी की हिसाब किताब लेकर गर्व के साथ रिटायर हो रहे थे। उनके काम की किताब को देखकर आप इत्मीनान कर सकते हैं कि इसी 11 साल के तूफान में किसी ने अपनी ईमानदारी के दिए को जलाए रखा। हम आपको यह नहीं बता रहे कि उनकी बचत कितनी है, क्योंकि कई बार किसी की कमाई का जिक्र अच्छा नहीं लगता, वो आपके देखने के लिए ही है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि भारत जैसे देश में सिस्टम आपको स्वाभाविक रूप से बेईमान बनाता है, इसी के लिए बेस्ट है। बेईमान लोग हर जगह सफल दिखेंगे, सत्ता को जेब में लिए घूमते दिखेंगे, लेकिन इन सब के बीच कुछ ही लोग हैं अब भी जो सत्ता की भाषा बोलने के लिए नहीं, इंसाफ करने के लिए अफसर बनते हैं, जज बनते हैं और जज का दायित्व निभा भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक की विदाई के समय का माहौल बता रहा है कि आप इस ईमानदारी और तर्कसंगत न्याय के जरिए पक्ष और विपक्ष के वकीलों की कटुता को भी खत्म कर सकते हैं। यहां आए वकीलों की संख्या बता रही है कि वे जस्टिस ओक की विदाई में शरीक होना चाहते हैं। एक साहसिक और ईमानदार जज की विदाई में 2 शब्द बोलकर अपने पेशेवर जीवन के लिए शबाब बटोर लेना चाहते हैं। सबने ही जोर दिया कितनी मेहनत करते थे, हर समय तैयारी के साथ आते थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कई बार तो हम वकीलों से ज्यादा आपकी तैयारी होती थी। अपनी मां के निधन के अगले दिन कोर्ट आ गए और उन्होंने फैसले दिए, काम किया। उनके विदाई समारोह में हंसी मजाक भी खूब हुआ। यहां तक कि मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जब उनकी तारीफ की तो भारत सरकार के वकील तुषार मेहता ने व्यंग्य कर दिया कि आज उन्होंने फीस भी नहीं ली है। Lord, the most amazing thing, my Lord, which I personally find amazing is that despite, my Lord, such an irreparable loss yesterday, your Lordships put duty first, duty as a judge first. Otherwise, my Lord, your Lordships had an option of delivering judgments virtually also. But, my Lord, this is what, my Lord, which all of us will have to learn to put duty first. Lord, at least I'm not surprised by the work ethic you have displayed because we've seen it all these years. In fact, as the solicitor said, we have the problem that you were over ready in many cases. A few months ago, actually, a whole group of lawyers, including from Maharashtra, were walking in the corridor and they stopped to talk about different courts. And I was sitting there. And they went court to court. And when your court came, I said, you know this man's name? So they recited the full name. So I said his revered parents could not have found a better first name. Your Lordship epitomizes the word Abhay. Absolutely ramrod, unconcerned about anything except what you think is right. You may be wrong, but what you think is right comes first. And I think that is something which is very, very cherished, very special. And we felt it in every case. Subject matter neutral and
That's a trait you carried through all these years and preserved it is itself quite remarkable. It's not easy with the pressures you face there. You have had many guiding pollstars. You've had, of course, liberty and environmentalists too, but others also. But you've always done justice in those subjects according to law. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणियों से और दूसरे वकील की टिप्पणियों से यही पता चलता है कि एक जज का तैयार होकर आना, हर हाल में हर दिन आना कितना कम होता जा रहा होगा कि उनकी इस खूबी को सबने अपनी बातों में आगे रखा। जब भी कोई जज बनता है तब वो मात्र एक सूचना होती है, जब एक जज रिटायर होता है तब वो घोषणा और घटना होती है। सूचना इतनी कि परिवार के लोग, उनके पेशेवर हमदम खुश हो जाते हैं कि अपना दोस्त जज बन गया, लेकिन घटना इतनी कि जब रिटायर होते हैं तब सारी दुनिया मूल्यांकन करती है कि जज की कुर्सी पर बैठकर इनके फैसले कैसे रहे, इनकी आवाज में इंसाफ और करुणा की बोली थी या सत्ता की धमक थी, खौफ था। अपनी आखिरी बेंच में उन्होंने कहा, मुझे हमेशा यही लगा कि यह वो कोर्ट है जो संवैधानिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण कर सकता है। मेरी कोशिश यही कर पाने की रही। मुझे यकीन है कि इस सभा में मौजूद दिग्गजों की वजह से यह कोर्ट नागरिकों की आजादी का पक्ष लेता रहेगा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता था कि एक जज को बहुत सख्त होना चाहिए, उसे किसी को नाराज करने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सख्त था क्योंकि मैं हमारे संविधान के सिद्धांतों का संरक्षण चाहता था। बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए विदाई समारोह में पूर्व जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भी गंभीर टिप्पणी की और उसकी खामियों को ठीक से उजागर कर दिया। कम लोग होते हैं जो इस तरह के नैतिक बल के साथ अपने संस्थान से विदा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। हाई कोर्ट की तुलना में सुप्रीम कोर्ट कम पारदर्शी है और लोकतांत्रिक है। हाई कोर्ट में 5 जजों की एक कमेटी होती है जो सारे बड़े फैसले लेती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आया वहां ऐसा नहीं पाया। उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में केस की सिलेक्टिव लिस्टिंग उन्हें परेशान करती रही, इसे ठीक किया जाना चाहिए। Somehow I found during last 3 years and more that the Supreme Court is Chief Justice centric court, and I think we need to change that, because Supreme Court is a court of 34 judges who come from different areas of our country, and therefore the image of Supreme Court as a Chief Justice centric court needs a change, and I'm not giving you a promise, but I'm sure that you will see that change from the new Chief Justice. The other aspect which always bothered me, bothered me in Karnataka also, that why only selected matters should be listed, and therefore, thanks to my senior colleagues, Justice Nagaratna, Justice Arvind Kumar, I got fantastic support from them. And in pandemic, we tried to introduce auto-rating system. So nobody is supposed to mention any matter. All cases will be listed automatically, whether objections are rectified or not. And therefore, we must do something like this. Otherwise, why people complain that why some case is listed on the next day, but some other case remains pending for 20 days or even more than that. And perhaps one solution which I found was, in High Court there is a fixed roster, and once there is a fixed roster, even that does not give discretion even to the Chief Justice. All matters are listed before appropriate benches as per the roster. हमने पिछले 11 साल के दौरान अदालतों से आने वाली कई बड़ी आवाजों को दर्ज किया है। सभी तो नहीं, मगर काफी कुछ। उन तमाम आवाजों में पिछले 3-4 साल जस्टिस ओक की फटकार, टिप्पणियां और फैसले अपने आप जगह बनाते गए। जस्टिस ओक 3 साल 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में रहे। गनीमत है कि बोलने पर पासपोर्ट जब्त कर लिए जाने और एसआईटी बना देने के इस दौर में एक भरोसे की तरफ बने रहे। जिनकी अदालत में धर्म के नाम पर अत्याचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी को भी फर्जी केस में जेल में डाल देने के मामले में रक्षा होती रही। जस्टिस अभय एस ओक को एक पंक्ति में कहा जाए तो इस तरह से
जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता अहम होती है, उसी तरह जस्टिस ओक स्वतंत्रता के न्यायाधीश थे। केरला के आरएसएस वर्कर की हत्या का मामला था। जस्टिस ओक की बेंच सुन रही थी। उन्होंने कहा कि किसी को विचारधारा के कारण जेल में नहीं डाल सकते। यह एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि विचारधारा के कारण किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है। जस्टिस ओक और जस्टिस भुयांग की बेंच ने पीएफआई के अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी। यह केवल एक फैसला भर नहीं था, बल्कि इस दौर की राजनीति की स्थापित मूर्खताओं और अहंकारों का प्रतिकार भी है। बहुत कम लोग इस तरह की बात कह पाते हैं। जस्टिस ओक की मेज से आती आवाज में संविधान की आत्मा मुस्कुराती रही। जरूरी है कि आज के समय में ही बताया जाए कि एक अच्छा, ईमानदार और साहसिक जज क्या होता है, कौन होता है। सत्ता की बेलें हर शाख पर लिपट जाती हैं। बेलों में तनकर खड़े होने की अपनी कोई हिम्मत नहीं होती, उनमें रीढ़ नहीं होती। उनका काम ही होता है सत्ता की शाखों से लिपटकर ऊपर तक चले जाना। ऐसी बेलें पेड़ों को डस लेती हैं, लेकिन इन्हीं बेलों के बीच से कोई फूल निकल आता है। क्या आपने पेड़ों को देखा है जिनसे बेलें लिपट जाती हैं? मैंने देखा है, आपको अपने वीडियो में दिखाया भी है। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट के समय एक लाइन खींच दी कि वे कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। ऐसे जज कम होते हैं जो इस तरह का ऐलान कर कोर्ट से निकलते हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी कह दिया है कि वे और जस्टिस ओक रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। यह सामान्य ऐलान नहीं है, यह कोर्ट के भीतर से आ रही आवाज है कि सरकार का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। सरकार की छाया से अदालत को अब बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठने के बदले सरकार की कृपा नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाले जज बता रहे हैं वो इस कुर्सी पर भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए आए थे, किसी पद के लिए सौदा करने नहीं। कई बार हम जजों का मूल्यांकन बड़े केस, बड़े फैसलों से करते हैं। कई बार उनकी पहचान साधारण केस में भी होती है। जब कोई बड़ा वकील नहीं होता, बड़ी घटना नहीं होती, तब वहां भी देखा जाना चाहिए कि वह जज अपना काम कैसे कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने अपने छात्रों से कहा, एक मुस्लिम बच्चे की गाल पर चांटा मारे। यह वीडियो सबके सामने आया और जिनके भी भीतर करुणा बची रही, भारतीयता बची रही, वह हिल गए। यही केस पहुंचा जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथिल की बेंच के सामने। याचिकाकर्ता थे तुषार गांधी। जस्टिस ओक ने पहले तो एफआईआर की भाषा की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि जिस तरह से लिखी गई है हमें घोर आपत्ति है। एफआईआर से यह बात हटा दी गई थी कि टीचर ने धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यहां तक कि वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लिखा गया। एफआईआर भी काफी देर से दर्ज हुई। इस एफआईआर में धारा 153A होनी चाहिए थी, जिसका संबंध धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले से है। इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है। इसी के साथ जस्टिस ओक ने एक और सवाल उठाया, जो टीचर छात्रों से कहे अपने सहपाठी को मारो, उसकी पढ़ाई का स्तर कैसा होगा। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वह बच्चा जिसे धर्म के आधार पर मारा गया फिर से उसी स्कूल में ना जाए। जस्टिस ओक ने यहां तक सोचा कि उस स्कूल में अपने सहपाठियों के बीच वह कैसे जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य को उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बच्चे की काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सक देने के भी आदेश दिए। यही नहीं, जिन बच्चों ने धर्म के नाम पर थप्पड़ मारे उनके लिए भी काउंसलिंग की बात की। कहा कि ये मासूम हैं, इन पर भी असर पड़ सकता है। जस्टिस ओक ने केवल अपराध के दायरे को नहीं देखा, समाज के व्यापक हित को भी देखा। इस एक बात से उस बच्चे और उसके गरीब पिता को कितना भरोसा हुआ होगा कि दिल्ली में, इस देश में कोई जज है। गलत होगा तो जज है। जो सामने दिख रहा था वही जस्टिस ओक ने देखा, और जो एक न्यायप्रिय जज को कहना भी चाहिए वही कहा उन्होंने मामले को टाला नहीं, कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई उपदेश नहीं दिया जिससे अपराध करने वालों का हौसला बढ़ जाए और न्याय मांगने वाला पस्त पड़ जाए। उन्होंने उसी वक्त कहा, अगर आरोप सही है तो इसे राज्य की अंतरात्मा इससे हिल जानी चाहिए।
इस केस में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि मामले में धर्म के एंगल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जस्टिस ओक ने कहा कि वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा लिखा है, इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते, 1 हफ्ते के भीतर जांच कर रिपोर्ट दीजिए। इसी 14 मई को उन्होंने फिर से आदेश दिया, जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती सारा का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ऐसे न्यायप्रिय जज की विदाई वाकई उदास करने वाली घटना है। खुलकर बोलते रहे कि आम आदमी का अदालतों में भरोसा कम हुआ है, जमानतें नहीं मिलती हैं, देर तक मामले लटकाए जाते हैं। बार और बेंच दोनों से कहा कि न्याय की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बल्कि उचित दरों पर न्याय की गुणवत्ता की बात थी। साफ साफ कह दिया ट्रायल कोर्ट सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दे रहे। जस्टिस ओक ने महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामलों का उदाहरण देकर कहा, मीडिया ट्रायल से लेकर सामाजिक दबाव के कारण जमानत नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो नए कानून बने हैं उनमें जमानत को और मुश्किल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने लंबित 30% मामले ऐसे हैं जिनमें बेल खारिज कर दी गई। इस तरह से उन्होंने ट्रायल कोर्ट की भी आलोचना कर दी और सुप्रीम कोर्ट की भी। जो सुप्रीम कोर्ट कहता रहा हो कि बेल देना नियम है, जेल भेजना अपवाद है, उस सुप्रीम कोर्ट ने 30% मामले में जमानत खारिज की। यह कोई साधारण आलोचना तो नहीं है। यह आलोचना कोर्ट के लिए नहीं होती है, आप जनता के लिए भी होती है कि आप देखिए कि सरकार और न्यायपालिका में क्या चल रहा है, उसके हितों को किस तरह से कुचला जा रहा है। जनता समझे कि न्यायपालिका के भीतर निष्पक्ष न्याय कितनी है और भीड़ का दबाव कितना है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का मामला जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के सामने पहुंचा। उनके फैसले से पता चल जाता है कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक आए ही क्यों। यह दिख जाता है कि न्याय का ढांचा कितना चरमरा गया है, उसकी सीढ़ियां कितनी दरक गई। मामूली बातों में भी नीचे के स्तर पर न्याय नहीं मिल रहा। इमरान प्रताप गढ़ी की कविता पर एफआईआर के मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ ने ही कहा था, 75 साल बाद पुलिस को अब अभिव्यक्ति की आजादी को ठीक से समझ लेना चाहिए। जस्टिस ओक ने उनकी कविता की बाकायदा व्याख्या कर दी। यह काम सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा? यही काम नीचे की अदालतों में क्यों नहीं हो सका? किस आधार पर निचली अदालतों में फैसले हो रहे हैं, इसे लेकर जनता को सतर्क रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए और खूब बहस करनी चाहिए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ठीक कहा कि यह बात अदालत को भी समझनी होगी। इस केस में गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया, सोशल मीडिया एक खतरनाक उपकरण है और लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक ने कहा था, यह समस्या है, अब किसी के मन में रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर आप इसे सीधे तौर पर पढ़ें तो इसमें कहा गया है, अगर आप अन्याय सहते हैं तो भी उसे प्यार से सहें। अगर न्याय की लड़ाई का सामना अन्याय से होता है तब भी हम उसका सामना प्यार से करेंगे। आपने भी सुनी कविता की इस पंक्ति को। क्या इसमें ऐसी कोई बात थी कि एफआईआर हो? हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर दिया गया। जज के फैसलों की समीक्षा में यह भी शामिल होना चाहिए, निरंतरता कितनी है। एक फैसले, एक केस से चर्चा में छाने की प्रवृत्ति तो नहीं। संविधान की भावना, आत्मा, अंतरात्मा की निरंतरता है या नहीं, देखिए। जस्टिस अभय एस ओक ने इमरान प्रताप गढ़ी के केस में जो कहा, वही बात कुछ दिनों के बाद उन्होंने विकिपीडिया बनाम एएनआई के केस में कही। समाचार एजेंसी एएनआई चाहती थी उस पर जो पेज बना है विकिपीडिया हटा दे। विकिपीडिया ने विरोध किया। यह एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां लोग संदर्भों के साथ जानकारियां अपलोड करते हैं और यह फ्री में आप सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली हाई कोर्ट से होता हुआ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एएनआई के बारे में जानने के लिए आप कैरवां का एक विशेष अंक जरूर पढ़िए। गूगल सर्च करेंगे तो काफी कुछ मिल जाएगा। तो इस केस को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ के सामने लाया गया। बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, कहा कि यह काम अदालत का नहीं है बताना कि कौन सा पेज हटाया जाए, कौन सा नहीं। जस्टिस ओक ने कह दिया कि अदालत खुली संस्था है, कोर्ट में क्या चल रहा होता है उसे रिपोर्ट करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। जस्टिस भुयान ने कहा कि कोर्ट का काम नहीं मीडिया को बताना कि क्या डिलीट करना है। मीडिया और न्यायपालिका लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं।
दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। अदालतें कानूनी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगा सकती हैं, बशर्ते इसका प्रमाण तो हो कि इसे लेकर पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश हो रही है, कोर्ट की कार्यवाही पर असर डालने की कोशिश हो रही है। कम से कम कुछ तो आधार होना चाहिए कि कब रोक लगाना है। इन फैसलों से यही पता चलता है कि जस्टिस ओक नागरिक अधिकारों के रक्षक थे। इमरान प्रतापगढ़ी के केस में एफआईआर रद्द करते हुए उनकी बेंच ने कहा था, नागरिक होने के नाते पुलिस अफसरों का दायित्व है कि अधिकारों की रक्षा करें। कमजोर दिमाग वाले या जिन्हें लगता है कि हर आलोचना उन पर हमला ही है, उनके हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 नहीं लगाई जा सकती। ऐसे मामलों का मूल्यांकन साहस के साथ करना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि जब कुछ कहने के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) लगाई जाती है तो मौलिक अधिकारों की भी रक्षा जरूरी है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में जस्टिस ए सूर्यकांत की टिप्पणियां याद आ गई। खैर छोड़िए, आज की तारीख में पुलिस झुक तो गई है, वह भयंकर राजनीतिक दबाव में लगती है। पुलिस और एफआईआर के सहारे लोगों को डराया जा रहा है। जो भी सवाल पूछ रहा है, याद दिला दे रहा है मोदी सरकार को, उसे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जस्टिस ओक ने पुलिस को भी सुना दिया कि आपका काम नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है, आपको साहस के साथ इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ईडी को कितनी बार उनकी कोर्ट में फटकार मिली है, अनगिनत बार। हमने कई बार उनकी कोर्ट की टिप्पणियों को कवर किया। 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक ने छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाले के मामले में सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई करते हुए उन्होंने कह दिया, हमने बहुत बार ईडी की शिकायतों में यह देखा है, एक पैटर्न है बिना कोई संदर्भ दिए हुए आरोप लगा देने का। इसी तरह से जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के कथित राशन घोटाला को लेकर जस्टिस एएस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी की खूब आलोचना की। कहा, ईडी 4 साल से जांच कर रही है और ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। जस्टिस ओक के फैसलों और टिप्पणियों से पता चल रहा था कि मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है, किस तरह उसकी एजेंसियां लोगों को फंसा रही है, जेलों में डालकर सड़ा रही है। ऐसे अंधेरे वक्त में माचिस की तीली से कमरे में रोशनी पैदा कर देने वाला जज रिटायर हो जाए, किसे अच्छा लगेगा। जस्टिस ओक खुले दिमाग वाले जज थे, अपराध और उसकी मंशा को ठीक से पहचान लेते थे और उसकी राजनीति को भी। 28 अक्टूबर 2021 को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने कहा, किसी आतंकी संगठन को सपोर्ट करने या उससे जुड़े होने के कारण आप किसी पर यूएपीए नहीं लगा सकते। कोर्ट यूएपीए की धारा 38 और 39 पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगस्त 2024 में जस्टिस ओक और जस्टिस मसीह की बेंच ने कहा, यूएपीए जैसे कानून में भी बेल नियम और जेल अपवाद का सिद्धांत मान्य है। बार बार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां याद आ जा रही हैं और याद आने लग रहे हैं पूर्व जस्टिस अभय एस ओक। पर्यावरण के मामले में उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को आसानी से नहीं पलटा, पर्यावरण के मामलों की रक्षा की, सरकार को भी खूब घेरा। Lordships, I might be accused of bias, but what we learned from your lordships, and it bears repetition, is that never lose the capacity to outrage at injustice. Lordships, we in the legal fraternity, we see it so up close that we become a bit immune. And sitting in your court from item 1 to item 75, this is what I learned, that never stop being outraged. And your lordships, I'll keep it short. As I've already said before, I'll proudly tell the posterity that I was an amicus in Justice Oak's court. As somebody said before me, we have always said, what is it that you look in a judge? And I remember in one of your sessions, it was said, spine, 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 and spine. And I think you truly epitomize that, and that's what we look for in anyone who's here. अपने विदाई भाषण में जस्टिस ओक ने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस केंद्रित नहीं होना चाहिए। यह बात ठीक भी है, सभी जज बराबर होते हैं, चीफ जस्टिस बस पहले गिने जाते हैं। इतना का ही अंतर है सिर्फ कि वे रोस्टर के मास्टर हैं, बाकी जजों से ऊपर नहीं हो जाते।
कोर्ट की यही व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओक और जस्टिस भुयान की बेंच ने बहुत सारे फैसले दिए। दोनों की जोड़ी आईपीएल के जमाने में क्लासिक क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज की रही, जिनका मकसद रन बनाने के साथ साथ क्रिकेट की आत्मा को भी बचाए रखना था और कौशल को भी। But everyone talked about second inning or third inning. When I was listening to this, I always thought that while sitting on the bench, I always believed, since you are using cricketing terminology, I am taking recourse to that. I played like a one-day match. And in one-day match, there is no second inning. And unfortunately, we don't have practice of impact players. So today, at least, I am not thinking about playing one more inning. It will take some time for me to reflect upon it. कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने से पहले 13 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे। उससे पहले ठाणे की अदालत में प्रैक्टिस की। वकीलों का जीवन संघर्ष से भरा होता है, आसान नहीं होता। सफलताएं बड़ी होती हैं मगर रास्ता लंबा होता है। एक लेक्चर के दौरान जस्टिस ओक ने छात्रों से कहा, वकालत में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एमसी छागला का उदाहरण दिया और सुनाया कि एमसी छागला मोहम्मद अली जिन्ना के जूनियर थे। जिन्ना ने उन्हें कोई काम ही नहीं दिया। भूखमरी की नौबत आ गई, फिर भी एमसी छागला लगे रहे, वकालत करते रहे। और जब भारत आजाद हुआ तब किसी भी हाई कोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस बने, बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। आपको याद होगा, हमने इसी साल 15 जनवरी 2025 के दिन इकबाल छागला के बारे में एक वीडियो बनाया था। इकबाल छागला बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एमसी छागला के बेटे थे। उनकी ईमानदारी और निष्ठा के किस्से वकीलों के बीच सुनाए जाते हैं। बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान एक बार जब 5 जजों के भ्रष्ट होने का मामला आया, तब अदालत की अवमानना का खतरा उठाते हुए भी इकबाल छागला ने इन जजों के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा दिया। इसके बाद 2 जजों का इस्तीफा हुआ, 2 का तबादला हुआ और 1 को कभी काम नहीं दिया गया। 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे लोग गिनती में कम होते हैं, लेकिन दम बहुत होता है। इनके दम पर संस्थाओं की इमारतें पूरी तरह गिरते गिरते भी बच जाती हैं। एमसी छागला की कहानी वही जज सुना सकते हैं जो उनके रास्ते पर चलकर जूझने का दम रखते हों। एक इंसान के बारे में इससे भी पता चलता है कि उसके पास सुनाने के लिए कौन सी कहानी है, वह खुद कैसी कहानी लिखना चाहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जस्टिस अभय एस ओक। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।